गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा अच्छे होंगे, आप लोगों की पढ़ाई अच्छी चल रही होगी। स्टूडेंट्स, जिन लोगों का उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल का पेपर है उसके लिए आज का ये सेशन काफ़ी महत्वपूर्ण होगा और आपके अपने चैनल में सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। इसमें 20 प्रश्न होंगे और आज और कल 2 दिन के लिए भी 20-20 प्रश्नों की श्रृंखला आएगी, जो कि टारगेट होगी सिर्फ और सिर्फ उत्तराखंड पुलिस कांस्टेबल के लिए। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन सा हाथी का पर्यायवाची शब्द नहीं है? दंती, कुंजर या करी या मही? तो आप लोगों को 5 सेकंड मिलेगा, उसके बाद इसका उत्तर मैं दूंगा। ठीक है, तो इसमें जो हाथी का परिचय है, दंती भी है, कुंजर भी है और करी भी है, लेकिन मही मही पृथ्वी का पर्यायवाची शब्द है। ओके, तो यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? डी। चलिए अगला प्रश्न, शाखा मृग का पर्यायवाची शब्द क्या है? मोर है, बंदर है या शेर है या बिल्ली है? तो शाखा और मृग यानी कि शाखा का मृग, इसमें समास भी है, तत्पुरुष समास, संबंध तत्पुरुष। तो शाखा का तो मोर नहीं, शाखा मृग का मोर नहीं होता, शेर भी नहीं होता, इसका होता है बंदर। अर्थात जो जैसे कि मृग जो है ना, उसमें जमीन पर कुलांचे मारते हुए दौड़ता रहता है, वैसे बंदर शाखा से शाखा पर, एक शाखा से दूसरे शाखा में आसानी से पहुंच जाता है। तो चलिए अगला प्रश्न है, वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों में, ध्यान दीजिएगा, प्रश्न है कि वाक्यों में प्रयुक्त शब्दों का व्यवहारिक और अनुशासित रूप क्या कहलाता है? अक्षर कहलाता है, वर्ण कहलाता है, पद कहलाता है, शब्द कहलाता है? ठीक है, तो इसका उत्तर मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वाक्यों में जो भी शब्द प्रयोग किए जाते हैं सब पद कहलाते हैं। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा कौन सा? पद। ओके, क्लियर हो गया। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न ये है कि निम्नलिखित में से लोक मंगल की साधना का कवि किसे कहा जाता है? ठीक है, लोक मंगल की कामना करने वाला कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को, कबीर को, रविदास को या सूरदास को? ठीक है, तो लोक मंगल के जो कवि हैं, ठीक है, वो कौन है? तो आप लोग जानते हैं, वो हैं तुलसीदास। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? ठीक है, देवनागरी लिपि में मूल लिपि चिन्ह कितने हैं? 44, 45, 46 या उपर्युक्त में से कोई नहीं? ठीक है, तो मूल लिपि चिन्ह की बात कर रहा है। ठीक है, तो लिपि चिन्ह हिंदी में यानी देवनागरी लिपि की बात कर रहा है। 44 हैं, 45 हैं, 46 या उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, तो अब याद रखिएगा कि देवनागरी मूल लिपि में 44 चिन्ह हैं, 11 स्वर हैं। ठीक है, 11 स्वर लिपि चिन्ह और 33 व्यंजन हैं। ठीक है, और बाकी तो संयुक्त व्यंजन और वो सब, यानी कि मूलतः जो चिन्ह हैं लिपि के वो कितने हैं? वो हैं 44। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, सुप्त का विरुद्धार्थी शब्द बताइए। गर्मी, घायल, जागृत या पौरस्त्य? अब यदि आप लोगों को विरुद्धार्थी पूछ लेता है तो गड़बड़ा जाएंगे। विरुद्धार्थी का मतलब होता है विलोम शब्द। ठीक है, तो सुप्त का क्या होगा? जागृत होगा। ठीक है, जिंदगी नामा के लेखक कौन है? तो जिंदगी नामा के लेखक कौन है? कृष्णा सोबती, कैफी आजमी, कालिदास या केदारनाथ सिंह? तो इसके लेखक हैं कृष्णा सोबती। अगला है, गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द बताइए। तो गाढ़ा शब्द का विलोम शब्द कौन है? सूखा,
सुख, ढीठ, गड्ढा या पतला। तो गाढ़ा शब्द का जो विलोम शब्द होता है वो क्या होता है? पतला होता है। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, हिंदनी वर्तनी के आधार पर वह सही वाक्य बताइए। इनमें से कौन सा सही वाक्य है? ठीक है, तुम इनका दाम देते जाओ, तुम इनके दाम देते जाओ, तुम इनके दाम देते जाओ, तुम इनका दाम देते जाओ। अब तुम इनका दाम देते जाओ, सॉरी इसका, इसके, इसके, इसका, दाम देते देते, ये तो क्या हो जाएगा? बिल्कुल गलत हो जाएगा। देते देते जाओ जाओ ये हो गया। तुम सब जगह लिखा हुआ है। अब आपको इसी में से चुनना है कि इसका सही है, इसके सही है या इसका सही है। ठीक है, तो देखिए, तुम इसका दाम देते जाओ या तुम इसके दाम देते जाओ। ठीक है, दाम क्या होता है? अमूमन क्या किया जाता है? बहुवचन में यानी प्रयोग किया जाता है। तो आपका सही उत्तर ये हो जाएगा, तुम इसके दाम देते जाओ। इसका नहीं होता, इसके। इसके जो है ना, ये एक वचन में भी है, बहुवचन में भी, दोनों में प्रयोग होगा। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, सियार का गुण स्वभाव और है। ठीक है, यानी सियार का गुण स्वभाव ये और ये है। अब इसमें कौन सा है ये आपको भरना है। गंदा, विभत्स, सुस्त और मूर्ख, धूर्ता और चालाकी, या सफेद और चालाक। ठीक है, तो यानी कि स्वभाव किस तरह का है, गुण पहले बताना है फिर स्वभाव बताना है। ठीक है, तो जो लोग सियार जानते हैं वही इसका उत्तर दे सकते हैं। तो सियार का गुण धूर्ता होता है और उसका स्वभाव जो है वो चालाकी होती है। ठीक है, तो इसमें हो जाएगा धूर्ता और चालाकी। अगला प्रश्न है, बोध शब्द का समानार्थी शब्द बताइए। तो बोध शब्द का समानार्थी क्या होगा? बोझ होगा, अनुभूति होगी, विस्मृति होगी या शांत होगा। ठीक है, तो बोध का मतलब क्या होता है? किसी भी चीज का ज्ञान प्राप्त होना। तो इसका समानार्थी शब्द होगा अनुभूति। ठीक है, अगला प्रश्न है, जटिल का अर्थ बताइए। पेचीदा, असंभव, गंदा या व्यर्थ। ठीक है, तो अर्थ की बात कर रहा है। तो जटिल का अर्थ क्या होता है? पेचीदा होता है। ओके, अब आपको सही वाक्य बताना है इसमें कि सही वाक्य कौन सा है। ठीक है, मैंने आपको प्रणाम किया, मैंने आपको प्रणाम किया, मैंने आपसे प्रणाम किया था, मैं आपको प्रणाम किया हूँ, मैं आपको प्रणाम किया था। ये तो दोनों बिल्कुल गलत हो जाएंगे। इन्हीं दोनों में से कुछ चेक करना है आपको, सही चुनना है। मैंने आपको प्रणाम किया था या मैंने आपसे प्रणाम किया था। तो आपसे नहीं होता बल्कि आपको। प्रणाम आपको होता है, नमस्ते होता है आपसे नमस्ते किया था, या आपको वहाँ पर भी आपको ही आता है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब तीसरा यानी अगला है वो ये है कि ध्यान समझिएगा तभी आप इसका उत्तर दे पाएंगे। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, इसमें कौन सा अलंकार है? पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, रूपक है, उत्प्रेक्षा, अनुप्रास है या उपमा है? ठीक है, तो इसमें बताइए। तो आपको पता है कि इसमें सासी से समसरिस नहीं आया, तो क्या करिए? उपमा हटा दीजिए। ठीक है, और राम रतन, इससे आप अनुप्रास कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर और भी कुछ हो सकता है। जनु मानो, जनु जानो मन मानो होता तो उत्प्रेक्षा हो जाता। तो अब आपके पास बचा है सिर्फ और सिर्फ रूपक अलंकार और अनुप्रास अलंकार। तो यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। मैंने राम रूपी रतन धन प्राप्त कर लिया है। ठीक है, तो क्या हो गया? इसका हो गया, ठीक है, रूपक अलंकार। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? काफूर होना मुहावरे का अर्थ क्या है? उत्तर आपके सामने मैंने रख दिए हैं। बड़ा काम करना, भाग जाना, गद्दार होना या कलंकित होना। ठीक है, काफूर होना, काफूर होना का मतलब क्या होता है? गायब हो जाना, समाप्त हो जाना। तो यहाँ पर क्या हो जाता है? भाग जाना होगा आपका उत्तर। ओके, चलिए अगला प्रश्न है,
अगला प्रश्न है, लोक में प्रचलित उक्ति जिसका मूल अर्थ बना रहता है और स्वतंत्र रूप से उसका प्रयोग भी किया जाता है, ठीक है, इनमें से किसके लिए कहा गया है, किसकी परिभाषा दी गई है? अब आपके सामने है। इसे लोकोक्ति कहा जाता है, सर्वनाम कहा जाता है, मुहावरा कहा जाता है या विशेषण कहा जाता है। ठीक है, तो जानते ही हैं कि इसे क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है लोकोक्ति। ठीक है, समझ में आया? ओके, जिसका अर्थ मूल अर्थ बना रहता है, अर्थ परिवर्तित हो जाता है तो मुहावरा हो जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा विशेषण निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? यानी इनमें जो वाक्य दिए गए हैं, इनमें से किस में निश्चित संख्यावाचक विशेषण नहीं है? देखिए, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, 1 किलो आम से ज़्यादा मत लाना, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ठीक है, चाय में 50 ग्राम चीनी डालना। ठीक है, अगला है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, और है सैकड़ों लोग मारे गए। अब इनमें से कौन सा निश्चित संख्यावाचक नहीं है? ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक की बात कर रहा है ये। ठीक है, तो निश्चित संख्यावाचक में क्या आएगा? आपका आएगा सैकड़ों लोग मारे गए, ये अनिश्चित संख्यावाचक है, ये अनिश्चित संख्यावाचक है। वैसे इसमें से आपका उत्तर ये भी हो सकता है, कुर्ते के लिए 2 मीटर कपड़ा चाहिए, तो ये संख्यावाचक नहीं है। ठीक है, ये क्या है? ये परिमाणवाचक है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या है, आपका उत्तर ये हो जाएगा, सैकड़ों लोग मारे गए थे। ठीक है, अगला प्रश्न है, इसमें सही वाक्य चुनना है। डर के मारे चोर दौड़ गया, परिवर्तन से ही विकास के चरण आगे बढ़ते हैं, ललित को 2 बेटियां हैं, यह कर्म ही जीवन की कसौटी है। तो देखते ही क्या हो जा रहा है, पता चल रहा है कि इसमें सही कौन सा है। कर्म ही जीवन की क्या है? कसौटी है। यही वाला क्या है? आपका सही है। ओके, डी सही है। अगला है प्रश्न, कह रहा है पीपर पात सरिस मंडोला। पीपर पात सरिस मंडोला में पीपर पात की उपमा, यानी पीपर पात उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? क्वेश्चन अच्छी तरह से समझ लीजिएगा। इसमें पीपर पात सरिस मंडोला में ये पीपर पात, ठीक है, ये उपमा अलंकार का कौन सा अंग है? तो कौन सा अलंकार है? उपमेय है, उपमान है, वाचक है या साधारण धर्म है? तो वाचक धर्म तो है नहीं, सासी से समसरिस, वो तो सरिस हो गया। मन जो है, अब इसमें बताइए, ये उपमेय और उपमान दोनों में से एक चुन लीजिए। ठीक है, तो क्या है? ये उपमान है। ठीक है, इसकी यानी कि पीपर के पत्ते से तुलना की जा रही है किसकी? मन की। तो मन उपमेय है और ये उपमान है। ठीक है, चलिए अगला है एक प्रश्न, झूठा सच के लेखक कौन है? कबीरदास, विष्णु प्रभाकर, यशपाल या मैथिली शरण गुप्त? ठीक है, तो झूठा सच का जो पेनिके हैं वो कौन है? यशपाल है। ओके, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा यशपाल। अगला प्रश्न है, चलिए इसका उत्तर बताइए, कौन सा कथन असत्य है? अर्थशास्त्री पत्र के लिए है ये। इसमें भेजने वाला साक्षात्कार करके पद का भी उल्लेख करता है, अर्धशासकीय पत्र मित्रतापूर्ण भाषा में लिखा जाता है, संबोधन के लिए प्रिय लिखा जाता है, स्वनिर्देश के लिए आपका सद्भावी लिखा जाता है। तो इसमें कौन सा असत्य है? ठीक है, तो जैसा आप जानते हैं कि इसका असत्य ये होगा, इसमें भेजने वाला हस्ताक्षर करके पद का उल्लेख भी करता है, पद का उल्लेख नहीं होता, बाकी सब है। ठीक है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इसका का वाला हो जाएगा। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस की भाषा क्या है? भोजपुरी, प्राकृत, ब्रजभाषा या अवधी? ठीक है, तो रामचरितमानस की जो भाषा है वो कौन सी है? भोजपुरी है, ब्रज है, प्राकृत है या अवधी है? तो कौन सी भाषा है? अवधी है।
ठीक है। अगला प्रश्न है, आपका बंटी रचना की प्रधान समस्या को उजागर करने वाले विकल्प को चुनिए। यानी आपका बंटी किस समस्या से संबंधित है? राजनीतिक समस्या, मनोवैज्ञानिक समस्या, शिक्षा समस्या, तलाक से जुड़ी समस्या। ठीक है, तो क्या है, विवाह विच्छेद यानी तलाक से जुड़ी समस्या से, ठीक है, ये संबंधित है। ओके, चलिए, तो ये 20 प्रश्नों की श्रृंखला थी और आप लोग इसे एक दो बार क्या कर लीजिए, देख लीजिए। आपके लिए काफ़ी ये लाभदायक होगा परीक्षा में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, तैयारी अच्छे से कीजिए, परीक्षा से दीजिए और अपने जो समूह हैं उनमें इसे जो है शेयर कीजिए, जिससे कि और भी लोग हम लोगों के साथ जुड़ सकते हैं। ठीक है, ओके, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।